माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों, थोड़ा-सा टेक्निकल ग्लिच हो गया था। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है संगठनात्मक संचार। संगठनात्मक संचार किस प्रकृति का होता है? यह होता है अप्लाइड, जैसे कोई संस्था संस्था हुई है, जैसे अनअकैडमी हुआ या पीडब्ल्यू हुआ, ये संस्था हुई, तो इसका जो कम्युनिकेशन होगा एक अप्लाइड कम्युनिकेशन होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डी, अप्लाइड कम्युनिकेशन या प्रायोगिक कम्युनिकेशन। जो ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन होता है वो प्रायोगिक होता है, अप्लाइड होता है। अगला क्वेश्चन है कम्युनिकेशन यूजुअली बिगिन विद, यानी संचार आमतौर पर शुरू होता है कहीं, कहाँ से शुरू होता है? तो कहाँ से संचार है? जब आप कोई चीज़ बात करें किसी से, तो सबसे पहले मन में आप विचार लाएंगे ना उसके, तो मन में चित्र शुरू होगा। तो सबसे पहले क्या आंसर क्या होगा? मन में चित्र, मन में चित्रों से वो पिक्चर्स इन माइंड, जो माइंड में पिक्चर बनेगी तभी तो आपको कम्युनिकेशन शुरू होगा। अगला क्वेश्चन है संचार में प्रयुक्त एंट्रोपी की अवधारणा किससे संबंधित है? एंट्रोपी यानी सिस्टम से। जैसे आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा एंट्रोपी क्या होता है? एंट्रोपी जैसे एक बॉक्स है, एक बॉक्स, उसमें अणु एक सब व्यवस्थित रूप से रखे हैं तो इनकी एंट्रोपी जीरो है। यानी एंट्रोपी यानी व्यवस्थित, सिस्टम से क्या है, तो इसका आंसर क्या होगा? व्यवस्था यानी ऑर्डर से, सिस्टम से। तो एंट्रोपी की अवधारणा किससे संबंधित है? व्यवस्था यानी ऑर्डर से। अगला क्वेश्चन है कक्षा में निम्नलिखित में से किसके कारण प्रतिपुष्टि में विलंब हो सकता है? यानी कक्षा में जैसे कोई क्लास चल रही है, उसमें जैसे हम आपके जैसे क्लास बात कर रहे हैं, ऑनलाइन बात कर रहे हैं, लाइव क्लास चल रही है, तो अगर कोई बीच में नॉइस होगा, नॉइस किसी प्रकार का हो सकता है, टेक्निकल नॉइस हो सकता है या फिर कोई बीच में कोई गलत कमेंट करने लगे या कुछ करने लगे, तो ये क्या नॉइस है? तो टेक्निकल नॉइस हो या कुछ प्रकार का नॉइस, जहाँ नॉइस आ जाए समझो वहाँ आपके जो प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक होगा वो विलंब हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा थर्ड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है संगठनों में डायगोनल यानी तिर्यक संचार किस प्रकार के संचार का उदाहरण है या किस प्रकार संचार को कहा जाता है? डायगोनल मतलब आपने अगर मैथ पढ़ी होगी तो उसमें देखा होगा डायगोनल ऐसे बनता है, ऐसे करके डायगोनल, डायगोनल ये तिर्यक होता है, ये तिर्यक होता है। तो ये पूछ रहा है कि ये किस प्रकार का संचार है? तो जैसे एक यहाँ संस्था हुई, एक यहाँ संस्था हुई, एक ये संस्था हुई, एक ये संस्था हुई, अगर आपस में लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं तो ये कैसा हुआ? अच्छा सा कम्युनिकेशन हुआ ना। तो ये किस प्रकार का मतलब क्वेश्चन कहने का तात्पर्य है कि ये कम्युनिकेशन किस प्रकार से कम्युनिकेशन कहा जाता है? मैंने जैसे आपको दिखाया था कि विभिन्न स्तरों के, जैसे यहाँ का कोई अधिकारी है, जैसे यहाँ कोई अधिकारी है, यहाँ अधिकारी, ये अधिकारी आपस में बात कर रहे हैं विभिन्न विभागों के बीच, तो संचार होगा। तो ये क्या होगा? ऑप्शन क्या होगा? विभिन्न स्तरों और विभागों के बीच कर्मचारियों का बातचीत होती है, डायगोनल। डायगोनल बना है, ये इससे बात कर रहा 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 है, ये डायगोनल हुआ था। तो विभिन्न स्तरों और विभागों के कर्मचारियों के बीच आपस में जो बात होता है उसे क्या बोलते हैं? डायगोनल कम्युनिकेशन या तृतीय संचार। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से संप्रेषण का धीर या कूल माध्यम, यानी वन ऑफ द कूल मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कम्युनिकेशन का कूल मीडिया किसे कहते हैं? कम्युनिकेशन का कूल मीडिया कहते हैं टेलीविजन को, टेलीविजन को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संप्रेषण में रूपरेखा बनाने यानी फ्रेमिंग करने में, संप्रेषण कम्युनिकेशन की फ्रेमिंग करने में किसका अधिक प्रभाव पड़ता है? यानी अब हम समझ रहे, आपको पहला है पॉलिटिकल ऑर्डर या पलायनवादी प्रवृत्ति या सांस्कृतिक पृष्ठभूमि या शब्दार्थिक संबंधी अवरोध। यानी अगर आप कोई कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, किसी से कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, अगर सामने वाला हिंदी जानता है और आप हिंदी नहीं जानते, या सामने वाला तमिल जानता है आप तमिल नहीं जानते हैं, सामने वाला फ्रेंच जानता है आप फ्रेंच नहीं जानते, यानी आपका कल्चर अलग है, आपका कल्चर अलग है, हमारा कल्चर अलग है, ऐसे जैसे जनजातियों का कल्चर अलग होता है, तो उनसे कम्युनिकेशन बहुत क्लिष्ट होता है। तो इसमें क्या होता है? कम्युनिकेशन बनाने में किसका प्रभाव अधिक होता है? यानी कल्चरल बैकग्राउंड। अगर आपका कल्चरल बैकग्राउंड सेम है तो कम्युनिकेशन भी अच्छा होगा। कभी अभी देखते हो कि अगर आपको जैसे आप साउथ में घूमने गए और दो हिंदी भाषी व्यक्ति मिल जाएं तो कम्युनिकेशन कितना अच्छा होता है। यानी कल्चर आपका जो अगर मिल जाता है तो कम्युनिकेशन अच्छा होता है। यानी कम्युनिकेशन में किसका अधिक प्रभाव पड़ता है? यानी कल्चरल एस्पेक्ट का अधिक प्रभाव पड़ता है। ओके, अगला क्वेश्चन है संप्रेषण में मितव्ययिता के परीक्षण में, संप्रेषण में मितव्ययिता के परीक्षण में कौन सा तथ्य शामिल होता है? तो अगर आपको संप्रेषण है और आप कम से कम, यानी अगर आप जो हमें जैसे आपको कुछ समझाना चाहता हूँ, कुछ काम बातचीत करना चाहता हूँ, तो उसमें कम से कम बात लगे तो क्या होगा? जब आप सरल बात कहेंगे तो कम से कम बात में समझ जाएंगे, तो क्या होगा? सरलता होनी चाहिए, आपकी लॉजिक सिंपलिसिटी होनी चाहिए। तो आंसर क्या होगा? पहला आंसर होगा। यानी मितव्ययिता कब होगी? जैसे जब हम क्लिष्ट भाषा करेंगे तो हम कई ज़्यादा उदाहरण देंगे, तो मितव्ययिता क्या होगी? ज़्यादा टाइम लगेगा। और मितव्ययिता कम यानी कम टाइम लगेगा, तो जब सरल बात बोलोगे तो कम टाइम लगेगा, यानी तार्किक सरलता यानी मितव्ययिता। अगला क्वेश्चन है सेमिनार या सम्मेलन में
जो पार्टिसिपेट होते हैं अपने फ़ोन बंद करने का अनुरोध इसलिए किया जाता है, जैसे कोई आप सेमिनार में गए होते हैं तो नहीं आप फ़ोन जमा कर लिया जाता है, तो किस लिए जमा करते हैं? ताकि सुनने की प्रक्रिया में आने वाली जो सबसे आम बाधाओं हैं, सुनने की प्रक्रिया में जैसे हम कुछ कोई वक्ता बोल रहा है, स्पीच दे रहा है, अपने मोबाइल में मस्त हैं, तो ये आपके सुनने की जो बाधा होगी, तो सुनने की बाधा जो है तो इससे सुनने की बाधा को दूर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो यह बाधा किस प्रकार की बाधा होती है? चूँकि फ़ोन क्या होता है, एक ये फिजिकल होती है, दिखने वाली चीज़ है, भौतिक है, तो क्या होगा, किस प्रकार की बाधा होगी, किस प्रकार का ये बाधा होगी, भौतिक बाधा होगी, सॉरी, ये फिजिकल डिस्ट्रक्शन होगा, तो भौतिक विकर्षण होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संचार का प्रकार नहीं है, यानी कौन सा संचार का प्रकार, एक वर्बल, नॉन वर्बल, रिटन या रीडिंग ए स्टोरी, यानी मौखिक, लिखित, अशाब्दिक या कहानी पढ़ना। जो कि आपने पढ़ा होगा वर्बल यानी मुंह से बोल के संचार करना, ये वर्बल होता है। नॉन वर्बल क्या होता है, अशाब्दिक, जैसे मैं हाथ हिला रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, आँख चढ़ा रहा हूँ या आँख दिखा रहा हूँ, ये क्या होता है, मैं बोल तो नहीं रहा हूँ लेकिन कम्युनिकेशन कर रहा हूँ, जैसे माँ अपने बच्चे को आँख दिखाती है, तो ये क्या हो, ये नॉन वर्बल हुआ, बोल के अशाब्दिक हुआ। लिख के दे रहा हूँ, लेकिन ये स्टोरी टेलिंग, ये तो कोई कम्युनिकेशन है ही नहीं, तो ये आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सी। अगला क्वेश्चन है कम्युनिकेशन यानी संप्रेषण के बारे में संप्रेषण को कहा जाता है, यानी संप्रेषण संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन अबाउट कम्युनिकेशन इज कॉल्ड, क्या कहते हैं, मेटाकॉग्निशन यानी अधिसंज्ञान। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उस उपागम यानी उस अप्रोच का क्या नाम है जो शिक्षक के उन कथनों से संबंध रखता है जो विद्यार्थी यानी टीचर जो विद्यार्थी को उत्तर को विस्तृत रूप से समझाने के लिए प्रचार करता है, यानी किसी टीचर ने क्वेश्चन पूछा विद्यार्थी से, तो टीचर का उस अप्रोच का नाम बताइए जो विद्यार्थी को कोई टीचर कोई क्वेश्चन को अलग होकर विस्तृत रूप से बताए, व्याख्या करके बताए, उसे प्रोत्साहित करे कि आप व्याख्या करके बताइए, तो उसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं प्रोबिंग यानी जांच पड़ताल करना। जब बच्चा जांच पड़ताल करेगा तभी तो व्याख्या कर पाएगा, कि चाहे उसको भले उत्तर उसका हो या किसी दूसरे का सहपाठी का उत्तर हो, लेकिन जब वो शिक्षक को बताएगा तो व्याख्या करेगा ना उसकी, जब वो जांच पड़ताल करेगा तभी तो उसकी व्याख्या करेगा। तो विस्तृत रूप से समझाने के लिए क्या करेगा, विस्तृत रूप से समझाने के लिए क्या करेगा, व्याख्या करेगा, व्याख्या करने के लिए जांच पड़ताल करेगा। तो आंसर क्या हो गया, जांच पड़ताल हो गया, यानी प्रोबिंग करना। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा ऑनलाइन पाठ्यक्रम बनाने और प्रदान करने हेतु निःशुल्क व मुक्त स्रोत वाला सॉफ्टवेयर है, यानी ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जो ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करता है, उसको उसका स्ट्रक्चर तय करता है, मुफ्त होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मूडल होगा। मूडल एक सॉफ्टवेयर है, ये क्या होता है, ये LMS यानी लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है। तो ऐसे पूछते हैं कि मूडल क्या है, मूडल एक LMS है, और कई टाइप है, जैसे कैनवास हुआ, ये भी LMS है, और टैलेंट LMS हुआ, तो मूडल हुआ, कैनवास हुआ, टैलेंट, ये LMS यानी लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है। और डोसिबो हुआ, गूगल क्लासरूम हुआ, ब्लैक बोर्ड हुआ, ब्लैक बोर्ड लर्न, तो ब्लैक बोर्ड लर्न हुआ, गूगल क्लासरूम हुआ, डोसिबो हुआ, ये क्या LMS टाइप है, ये LMS के टाइप प्रकार हैं ये। जैसे आपने देखा होगा, जैसे PW का या अनअकैडमी का कोर्स आता है, तो उसमें आपको एनरोल करो, तो ये सब चीज़ जो सिस्टम होता है कि फीडबैक का होता है, कोई अलग सेशन होता है, यहाँ आपकी क्वेरी होती है, तो ये जो सिस्टम बनाया जाता है इसे बोलते हैं मूडल जो आपको कोर्स बनाने से लेके, जैसे कोर्स लेने से लेके आपकी फीडबैक तक का जो प्रोसेस होता है उसे बनाता है, इसे मूडल कहते हैं, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। और भी कई सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे माइंड मैप सॉफ्टवेयर होता है। ये माइंड मैप क्या होता है, माइंड मैप के कई प्रकार होते हैं। माइंड मैप जैसे पढ़ाने के लिए कोई जैसे आपने देखा होगा UPSC की अगर आपने तैयारी की होगी तो बहुत से जो आंसर होते हैं जो माइंड मैप से तैयार किए थे, जैसे ये क्या हो गया, ये बना दिया तो उसे याद करने का आसान हो जाता है। तो क्या होता है माइंड मैप, इसमें क्या होता है कंसेप्ट ड्रा होता है। माइंड मैप टूल कौन कौन देते हैं, एक गूगल हुआ, गूगल क्या एक माइंड मैप टूल है, और फिर पॉपलेट हुआ, मीरो हुआ, ये भी एक माइंड मैप टूल है। जैसे माइंड मैनेजर हुआ, इसमें लिखा हुआ तो समझ जाओगे माइंड मैनेजर हुआ। फिर एक्स माइंड हुआ, कॉन्सेप्ट ड्रा यानी कि ये कॉन्सेप्ट है उसका ड्रॉ करना है, तो कॉन्सेप्ट ड्रा ये भी माइंड मैप हुआ। और भी कई होते हैं, जैसे काहुट हुआ, काहुट क्या है, ये गेम बेस्ड होता है। गेम बेस्ड, जैसे कोई एक, जैसे मैं आपको क्यूज दूँ तो उसमें अगर आप सही करो तो कोई एक इमोजी बन के आए हंसे, तो क्या वो गेम बेस्ड एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है ये। जैसे आपको मैंने को क्यूज दिया, वो आपने क्यूज हल किया, अगर आपने गलत किया तो कोई सैड से इमोजी बन के आ जाए, अच्छा हुआ तो कोई स्माइल से इमोजी बन के आ जाए, तो ये क्या है, वो काहुट प्लेटफॉर्म है ये काहुट। इसके बाद ट्रेलो भी है एक। ट्रेलो क्या था, इसमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हुआ और टास्क हुआ, जैसे आपको मैंने किया कि ये आपको ये सब करना है, तो ये टास्क दिया, तो इसके लिए आपको ट्रोलो ऐप है, तो ट्रोलो ऐप क्या हुआ, ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करता है, कार्य करता है, और टास्क ट्रैकिंग करता है। फिर ऐड पजल क्या होता है, ऐड पजल एक वीडियो बनाता है, इंटरेक्टिव वीडियो बनाना है, कि जैसे कोई आपको मूल्यांकन करना है तो उसका इंटरेक्टिव वीडियो बनाने के लिए ऐड पजल का उपयोग करते हैं। पैडलेट हुआ, पैडलेट का ये बुलेटिन जो डिजिटल बोर्ड है, ये बुलेटिन डिजिटल बोर्ड है, ये डिजिटल बोर्ड का उसे बोलते हैं पैडलेट।
और फिर क्विजलेट होता है, जैसे मालूम पड़ रहा है क्विज यानी क्विज कराना, इंटरेक्टिव फ्लैश कार्ड है ये, स्टडी सेट है। फिर मेंटीमीटर होता है। मेंटीमीटर क्या होता है, जैसे कोई पोल कराना होता है, ये जो मेंटीमीटर, जैसे मैंने कहा कि इस पर कौन सा आंसर होगा तो एक पोल चलने लगा, तो इसे क्या बोलते हैं, मेंटीमीटर। मेंटीमीटर बोलते हैं, स्ट्रॉबैट बोलते हैं, स्ट्रॉबैलेट बोलते हैं, स्ट्रोलाइडर बोलते हैं, सर्वे मंकी बोलते हैं, सर्वे स्पैरो बोलते हैं। एक आती रियल टाइम आपकी मैंने मुझे प्रतिक्रिया मिलेगी ये। फिर और भी कई टूल पूछे जा चुके हैं, जैसे गिटहब हुआ। गिटहब क्या हुआ, ये कोडिंग टूल है। और प्लॉटन क्या हुआ, एनिमेटेड वीडियो बनाते हैं प्लॉटन से। फिर कैमटासिया हुआ। कैमटासिया इसका स्क्रीन रिकॉर्डर होता है, जैसे आपको स्क्रीन रिकॉर्ड करके कोई बनाना वीडियो बनाना है तो ये कैमटासिया होता है। एक फ्लिप ग्रिड होता है, इसमें भी वीडियो बनाते हैं, वीडियो शेयरिंग ऐप है ये। और प्रेजी है। प्रेजी क्या होती है, प्रेजेंटेशन बनाने के लिए प्रेजी होता है। फिर ऑडोसिटी क्या होता है, जैसे कोई मैंने वीडियो बनाया है तो उसकी आवाज़ जो आएगी तो पीछे बैकग्राउंड आवाज़ चल रही होगी तो उसको रिमूव करने के लिए एक ऑडोसिटी ऐप आता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, समावेशी कक्षा यूडीएल का अनुसरण करती है। यूडीएल मतलब यूनिवर्सल डिजाइन लर्निंग, तो इसका फुल फॉर्म पूछा है। तो यूनिवर्सल डिजाइन लर्निंग यानी सार्वभौमिक सीखने का सार्वभौमिक डिजाइन। आंसर हो जाएगा सेकंड, यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग। अगला क्वेश्चन है, स्वयं शिक्षा के किन 3 मूल सिद्धांतों पर जो इसका टारगेट लक्ष्य रखता है। स्वयं के कुल 3 जो मूल 3 फंडामेंटल जो प्रिंसिपल है उसके बारे में पूछा गया। तो इसके बारे में आपने पढ़ा होगा स्वयं। आइए पहले स्वयं के बारे में पता करते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी, स्वयं की स्थापना हुई थी 2017 में, 9 जुलाई 2017 को। उस समय कौन राष्ट्रपति थे, तो राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी। तो प्रणब मुखर्जी ने 9 जुलाई 2017 को इसकी स्थापना की थी। इसमें क्या किया था, इसमें कक्षा 9 से लेकर पीजी यानी पोस्ट ग्रेजुएट तक की सामग्री का उपलब्ध कराई जाती है। समझ गए। अब इसका फुल फॉर्म क्या था, SWAYAM, S फॉर स्टडी, W फॉर वेव्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पिरेंट माइंड्स। समझ गए ना। तो S फॉर स्टडी वेव्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पिरेंट माइंड्स। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, आप नोट डाउन कीजिए। S फॉर क्या होता है, स्टडी, W फॉर वेव्स, A फॉर एक्टिव लर्निंग, और यंग, Y फॉर यंग, A फॉर एस्पिरिंग, M फॉर माइंड्स। तो स्टडी वेव्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पिराइंग माइंड्स। इसे किसने विकसित किया था, इसे विकसित किया था IIT मद्रास ने, शिक्षा मंत्रालय हुआ था, NPTCL और मद्रास ने, IIT मद्रास ने विकसित किया था इसको। और स्वयं क्या है, स्वयं एक मूक है। मूक यानी मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स है। मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स है, मूव है। इसके माध्यम से यह कक्षा 9 से लेकर पीजी यानी पोस्ट ग्रेजुएट तक आपको सामग्री प्रदान करता है। और इसके 3 मोटिव हैं। 3 मोटिव क्या क्या है, 3 मोटिव, एक एक्सेस यानी पहुंच है, इक्विटी यानी समता है, और क्वालिटी यानी गुणवत्ता है। तो पहुंच यानी सभी की पहुंच हो, समान रूप से हो, और क्वालिटी आपको कंटेंट मिले। इसी की सफलता को देखते हुए फिर 2024 में स्वयं प्लस को लॉन्च किया गया। दिल्ली में लॉन्च किया गया था 2017 में स्वयं प्लस को। इसकी नोडल एजेंसी क्या, इसकी भी नोडल एजेंसी IIT मद्रास है स्वयं प्लस की। और स्वयं का 3 मुख्य उद्देश्य क्या, पहुंच है, समानता है, गुणवत्ता है, जैसे बता चुका हूँ। और 4, आप ये नोट डाउन कीजिए, इसके 4 क्वाड्रेंट है। 4 कितने हैं, 4 क्वाड्रेंट है, 4 चतुर्भुज दृष्टिकोण है। कौन कौन से 4, पहला है ई ट्यूटोरियल यानी समझो, ई मीन इलेक्ट्रॉनिकली यानी ऑनलाइन वीडियो बनाना, तो ई ट्यूटोरियल हुआ जिसमें वीडियो बनाया जाता है। दूसरा ई सामग्री यानी पठन सामग्री आपको अपलोड कराई जाएगी प्रिंटेड फॉर्म में, डाउनलोडेड फॉर्म में। फिर इसका तो आपको मूल्यांकन किया जाएगा, आपको क्वेश्चन आंसर के माध्यम से। फिर ऑनलाइन चर्चा होगी। तो इसके 4 क्वाड्रेंट है, चार चतुर्भुज दृष्टिकोण है, 4 क्वाड्रेंट बोलते हैं जिसको। इसका लक्ष्य 2035 तक 2035 तक 50% और 2047 तक 65% GER यानी ग्रॉस इन्वॉल्वमेंट रेशियो का लक्ष्य हासिल करना है। यानी 35 तक 50% और 2047 तक जब भारत विकसित होगा तो 65% जो हायर एजुकेशन में ग्रॉस इन्वॉल्वमेंट रेशियो का लक्ष्य रखना है। इसके साथ साथ अन्य कई भी पूछे जा सकते हैं, जैसे निपुण हुआ। निपुण की शुरुआत कब हुई थी, तो निपुण की शुरुआत हुई थी 2021 में। निपुण नाम से मालूम पड़ा, पहले इसको मिटा दे रहा हूँ, NIPUN, निपुण को फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंड एंड न्यूमरेसी। समझ गए हो। तो एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी, किसमें प्रोफिशिएंसी, इन रीडिंग विद अंडरस्टैंड एंड न्यूमरेसी। फिर इसके साथ साथ
परख शुरू किया गया था। परख आपको याद होगा 2023 फरवरी 2023 में परख शुरू किया गया था। 2017 में दीक्षा पोर्टल शुरू किया गया था। दीक्षा पोर्टल का भी फुल फॉर्म कहीं पूछ देते हैं, मैं लिख दे रहा हूँ, DIKSHA, दीक्षा का फुल फॉर्म क्या होता है? डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। D फॉर डिजिटल, I फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। ये कब शुरू किया गया था? ये शुरू किया गया 2017 में शुरू किया गया था। और परख 2023 में शुरू किया गया था। परख का फुल फॉर्म भी लिख दे रहा हूँ, PARAKH, P फॉर परफॉर्मेंस, A फॉर असेसमेंट, R फॉर रिव्यू, A फॉर एनालिसिस ऑफ नॉलेज, K फॉर नॉलेज, H फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। H का फुल फॉर्म क्या है? यहाँ पे होलिस्टिक डेवलपमेंट है। परख, परफॉर्मेंस, असेसमेंट, रिव्यू एंड एनालिसिस फॉर नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं।